हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं हम आप सब के लिए आज का यह क्लास लेकर। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स ऐसे ही आ जाने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन मैथ के फॉर्मूला से पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ये फॉर्मूला किसके लिए है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको कहेगा 2πr(h) होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहेगा कि πr² होता है। तीसरा ऑप्शन आपसे कहेगा कि 2πr होता है, और चौथा कहेगा इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। कमेंट करके आप सबको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास के जितने भी सूत्र है उस सूत्र को पढ़ने वाले। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे पहला चैप्टर में हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन लेमा। ठीक है, आप इसके अनुसार फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपने सबसे पहला सूत्र यही पढ़ा होगा। यहां पर a बराबर होता है BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। आपको यहां से जो दे देगा कि यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, आप देख लीजिएगा कि ऐसा ऑप्शन कहां है, तो आप इस ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आपने दूसरा पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का लसा और मसा। ठीक है, दो संख्याओं का लसा और मसा, दो संख्याओं के लसा और मसा, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम, AB का एलसीएम और AB का इंटू AB का HCF बराबर, आपने क्या पढ़ा है, ये दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, यह दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपने दूसरा सूत्र यही पढ़ा होगा। इसके बाद आप पढ़े होंगे शांत और अशांत के लिए। तो शांत और अशांत के लिए क्या होता है कि अगर कोई P/Q के रूप का हो, अगर कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप हो, ठीक है, और यहां पर जहां Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और या 5 के पावर n के रूप का हो, तो यह शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, शांत के लिए आपसे पूछेगा कि शांत के लिए इसमें से कौन से शर्त होंगे, 2 के पावर m और 5 के पावर n शांत के लिए। अगर यहां पर Q का मान जो हर का गुणनखंड अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इसके बराबर नहीं हो, तो शांत नहीं या अशांत हो जाता है। तो पहला चैप्टर में बस इतना ही सूत्र हम पढ़े थे। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, बहुपद की। तो आपने बहुपद में सबसे पहला चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा बहुपद। ठीक है, चलिए, आपने बहुपद का गुणनखंड निकाले होंगे। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, यानी अगर आप बहुपद के सामान्य सूत्र होता क्या है, ठीक है, तो बहुपद का सामान्य A0 प्लस A1 x के पावर 1 प्लस A2 x के पावर 2 प्लस A3 x के पावर 3 डॉट 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 an
x के पावर n, यह बहुपद का सामान्य रूप है। ठीक है, यह पढ़े होंगे आप। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि कोई भी द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चाहे कोई भी बहुपद है, उस बहुपद के लिए क्या शर्त है, बहुपद अगर कोई होगा उसके लिए क्या शर्त होता है। तो बहुपद के लिए दो शर्त है। बहुपद का पावर, बहुपद में जो चरों का पावर होता है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है x का पावर कभी भी, ठीक है, कभी भी धनात्मक माने प्लस होना चाहिए और पूर्णांक मतलब कि पूरा अंक में होना चाहिए। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, तो वह बट्टा में ना हो और माइनस ना हो। अगर किसी भी बहुपद का पावर, जैसे हम यहां लिख दे एक्स स्क्वायर एक्स पर -2 प्लस 3x प्लस 2, यह बहुपद नहीं होगा। यहां पर अगर यह 2 रहता तो हो जाता, सिर्फ अगर 2 रहता तो हो जाता। अगर यहां पर 2/3 भी रहे तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर किस फॉर्म में है, तो यहां पर पूर्णांक नहीं है, बट्टा है। माने बट्टा नहीं होना चाहिए और पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, बहुपद के लिए शर्त होता है कि बहुपद के चरों का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कहेगा इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो उस 4 ऑप्शन में उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें चरों का पावर माइनस हो और बट्टा में हो, तो वह बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सब के सब बहुपद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दो द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, और द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यह द्विघात बहुपद के सामान्य सूत्र होता है। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा में आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर -b/। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। -b क्या है, तो x का गुणांक है। a क्या है, तो a है x² का गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, c/a। c क्या है, तो अचर पद है, a क्या है, x का गुणांक है। तो आप ये दो सूत्र, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको सूत्र दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्विघात बहुपद का अगर शून्यक दिया हो, अगर अल्फा बीटा दो शून्यक दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सभी सूत्र आप लोगों को याद होने ही चाहिए। अगर ये सभी सूत्र आपको याद है तो आपके बेहतर नंबर आने वाले हैं। तो आप ये सूत्र सब पढ़े हैं। इसके बाद आपने त्रिघात बहुपद के लिए भी सूत्र पढ़ा होगा। त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का फॉर्म होता है। और इसमें 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। ठीक है, यहां पर पहला में है बहुपद के शून्यक का योग के लिए सूत्र -b/a। यहां पर बहुपद के शून्य का 2-2 करके गुणनफल का योग का सूत्र, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही सूत्र पढ़े हुए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर।
नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और इस पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहां पर तीन टाइप्स का फॉर्मूला होता है। देखिए, जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जितने भी दो चर वाले की समीकरण होता है, क्या होता है रूप? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जितने भी दो चर वाले की समीकरण होते हैं, ये सब के सब किसी न किसी रेखा का समीकरण होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये दोनों रेखा का जो कटान बिंदु होता है, माने कि दो रेखा है तो उसके दो समीकरण होंगे। पहला समीकरण होंगे, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दूसरे रेखा का समीकरण है। और यह दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर काट रहे हैं, एक्स वाई पर काट रहे हैं, तो वही एक्स वाई का मान होता है, वही रेखा का हल होता है। तो यहां पर तीन आप लोग शर्त पढ़े होंगे। पहला शर्त आपने पढ़ा होगा प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए शर्त क्या होता है? तो प्रतिच्छेदी दो रेखा आपस में अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके लिए शर्त क्या होता है? तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई शर्त है तो आपको ये रेखा कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है कि नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रतिच्छेदी होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रतिच्छेदी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद समांतर। अच्छा, इस स्थिति में जो समीकरण होती है ना, देखिए यहां पर अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद जो होता है वही ना एक्स वाई का मान होता है। तो यहां समीकरण जो है वो हल हो जाएगा। तो समीकरण का एक हल होते, इस कंडीशन में एक हल होंगे, एक समानांतर के लिए शर्त क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। दो रेखा जब समानांतर है तो यह आपस में किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, इसलिए यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा और यह समीकरण क्या कहलाएगा? विरोधी। अब नेक्स्ट है संपाती रेखा। यह रेखा, अगर कोई एक रेखा है, एक रेखा है, इस पर कोई दूसरा रेखा है, तो ये दोनों रेखा आपस में संपाती होते हैं। इसके लिए शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और इस स्थिति में एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिबिंदु पर काटता है, तो इसीलिए इसके हल की संख्या अनंत होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी स्थिति में अनंत हल संभव है, तो ये होगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है। इसमें इतना ही सूत्र। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समीकरण में आपने द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से निकाले होंगे। और एक और तरीका है, एक और तरीका है, आप द्विघात समीकरण का रूप होता है px बराबर, द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसका समीकरण में x का मान निकालने के लिए, इसके मूल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप सभी ने पढ़ा होगा, इस सूत्र पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास करके d बराबर हो, इसमें d बराबर पूछता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां d क्या है तो d को हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक या इसे विभितकर कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो यहां पर d का मान से ही डिसाइड होता है कि यहां पर x का मान, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल का मान क्या निकलेगा।
तो अगर डी का मान 0 है, अगर डी का मान अगर 0 है, तो 0 अगर होगा तो यहां पर एक हल संभव होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो दो वास्तविक हल होंगे, दो वास्तविक हल, एक वास्तविक हल, यहां पर दो वास्तविक हल, दो हल। और यहां पर अगर डी अगर लेस देन 0 होंगे, डी अगर 0 से कम होंगे, तो यहां पर कोई हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। तो यहां पर हमने यही सूत्र पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के सूत्र। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हमने सूत्र पढ़ा है सबसे पहले। समांतर श्रेणी में पदांतर या सर्वांतर, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर होता है T2 माइनस T1। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी में आपको पूछा जाएगा ये समांतर श्रेणी है तो इसके सर्वांतर का मान निकालें, जैसे 5 9 13 डॉट डॉट, इसके सर्वांतर कितने होंगे या पदांतर कितने होंगे। तो अब वो कुछ नहीं करना, T2 माइनस T1, 9 में से 5 गया तो 9 माइनस 5 तो इक्वल टू कितना होगा 3। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद समांतर श्रेणी के एनमा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एनमा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 टू डी। इसके बाद n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या एक सूत्र और भी होता है n/2 इंटू a प्लस tn। ये दोनों सूत्र योग के लिए होता है और यह एनमा पद के लिए होता है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग इतना ही सूत्र पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर त्रिभुज में। त्रिभुज में आपने पढ़ा है, त्रिभुज में आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, हाँ, थेल्स प्रमेय पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज, अगर एबीसी एक त्रिभुज है, अगर एक भुजा के समांतर डी अगर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में बांटता है, यानी कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ठीक है, तो यह त्रिभुज थेल्स प्रमेय के लिए यह सूत्र होता है। इसके जस्ट उल्टा आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो यदि किसी त्रिभुज के यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं सब। ठीक है, ठीक कर रहे हैं इसको। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। थेल्स प्रमेय के बाद होता है थेल्स का विलोम, कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को यदि कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि अगर इस दोनों भुजा को यह भुजा एक अनुपात में मारता है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डीई समांतर बीसी। ठीक है, तो ये हम पढ़े। अब हम लोग त्रिभुज के समरूप के लिए शर्त क्या पढ़े थे आप लोग, तो त्रिभुज के समरूप के लिए क्या शर्त होता है, तो अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, जैसे एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में अगर समरूप होता है तो इसके लिए शर्त, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज के लिए समरूपता के लिए शर्त बताइए। तो त्रिभुज के समरूपता के लिए शर्त होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। ए का संगत डी होगा, बी का संगत ई होगा और सी का संगत कौन होगा, एफ होगा। तो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण
सी बराबर कोण एफ। जितने भी सूत्र होंगे आप लोग कॉपी पेस्ट से नोट करते जाइएगा, टाइम बहुत कम है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में याद रहेगा। और काफी टाइम कम होने की वजह से हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इसे कवर करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजा अनुपातित होते हैं। संगत भुजा ए बी का संगत भुजा कौन है, डी। तो ए बी बट्टा डी बराबर बीसी बट्टा ई एफ, ठीक है। और तीसरी है एसी बट्टा डी एफ, ठीक है। तो यह संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजा आपस में अनुपातित होते हैं। यह त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो शर्त है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि किसी दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है डी डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसके दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ए बी बट्टा क्या होगा, ए बी बट्टा डी, इसका वर्ग बीसी बट्टा क्या होगा ई एफ, ठीक है, बराबर एई एसी बट्टा डी एफ के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यह सूत्र आपको बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस पे। उतना ही नहीं, इस पर उसके संगत भुजा के साथ साथ उसके शीर्षलंब क्या है। जैसे अगर इसका मान लेते हैं कि इसका एम है, इसका एन है, तो एम बट्टा डीएन के वर्ग के भी बराबर होंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि उसके भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अनुपात को स्क्वायर कर देना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 9:16 हो जाएगा, ठीक है। या कभी कभी आपको देता है कि 64 अनुपात किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:49 है, तो उसके भुजाओं का अनुपात बताइए। तो इसका वो रूट कर देना है, भुजा पूछ रहा है तो रूट कर देना है। तो 64 का रूट कितना होगा 8 और इसका रूट कितना होगा तो 7, ठीक है। तो 8:7 का हो गया। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहां तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है एसी, कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के पर बराबर होता है। यानी एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। यानी किसी समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। इस पर तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट अगर आपको लंब और आधार दिए हुआ है तो आप यहां से कर्ण का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या लंब निकालना होगा तो कर्ण और आधार का मान दिया रहेगा तो आप लंब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट इसका विलोम था कि अगर ऐसा होता है कि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण होंगे, ठीक है। तो यह भी एक पाइथागोरस को जिसको विलोम कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा होगा
आपने पढ़ा होगा वृत्त के लिए, तो वृत्त में आपने क्या क्या पढ़ा है? तो वृत्त में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वृत्त में आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। यानी कि अगर ओ पी वृत्त की त्रिज्या है और ए बी अगर स्पर्श रेखा है, तो यहां पर होता है ओपी, ओपी बराबर ए, सॉरी ओपी लंब ए बी, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। एक और आपने सूत्र पढ़ा होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। यहां पर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आप देख लेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, समकोण त्रिभुज में खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच की दूरी निकालें, तो यह आपको यह समकोण त्रिभुज मिलता है। समकोण त्रिभुज में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बस इससे वृत्त से इतना ही क्वेश्चन। अब इसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहां से फॉर्मूला में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र से। तो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित, तो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूला पर ही क्वेश्चन होगा कि आप लोग से पूछ देगा कि निम्नलिखित में वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिधि बराबर आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा, ठीक है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। पाई का मान यहाँ पे 22/7 होता है या 3.14 होता है, ठीक है। इतना मान आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये ओ ए बी जो होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जिसमें होता है थीटा बटा 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर है, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु त्रिज्या खंड का निकाल लेंगे तो दीर्घ त्रिज्या खंड का निकल जाएगा। उसी प्रकार वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इस सारे सूत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं घन घनाभ से। घन घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है, गोला तथा अर्धगोला से, अर्धगोला, ठीक है। यहां पर हम एक घनाभ ले रहे हैं, ठीक है, घनाभ है, इसके लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई है। आप लोग एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी सूत्र पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, सूत्र में नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्येक में डायग्राम जरूर बनाइएगा, चित्र जरूर बना दीजिएगा। तो आप सबको पता है घनाभ का आयतन क्या होगा, सबको पता है LBH, ठीक है। घनाभ के लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबको पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। तो इस पर
पूछा जाता है। आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी घनाभ की लंबाई दुगुना, चौड़ाई दुगुना और ऊंचाई को दुगुना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लंबाई दुगुना बढ़ा देंगे तो 2 गुने, चौड़ाई को भी दुगुना बढ़ा देंगे 2 गुने, ऊंचाई को भी 2 गुना बढ़ाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कितना होगा, 8 गुना उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां हो गया। अब इसी तरीके से घन का, घन भी कुछ इसी तरीका से, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी भुजा समान हो। ठीक है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है क्या, भुजा। क्यों, घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है 3√3a। ठीक है, घन, हाँ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया घन घनाभ का। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं बेलन और शंकु का। तो बेलन कैसा होता है, बेलन अब देख रहे हैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में हम अधिक से अधिक सूत्र देना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लास आपको लग सकता है कि हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपका भी एग्जाम मात्र 1 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत सारे सूत्र भी देखना है, तो आप इस सूत्र को जरूर देख लीजिए, आपका 20 नंबर ऐसे ही आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बेलन का ऊंचाई है, यह इसका त्रिज्या है। चित्र जरूर बनाना है एग्जामिनेशन में। तो क्या होगा, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आपने पढ़ा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र पढ़े आप लोग। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग शंकु के लिए पढ़ लेंगे। शंकु क्या होता है, तो आपने देखा होगा जोकर का टोपी एक शंकु है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन, आयतन निकालने से यह इसका तिर्यक लंबाई l होता है, यहां पर ये ऊंचाई हो गया h और ये हो गया इसके त्रिज्या r। इस तीनों के बीच संबंध होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या होता है, आप सब जानते हैं पाई आर एल होता है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बताइए, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो इतने सारे सूत्र हो गया शंकु के लिए। ठीक है, अब शंकु के बाद गोला और अर्धगोला आता है। तो गोला का आप देखिए, ये गोला है। ठीक है, आप सबको पता है गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होगा, तो आप सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। कभी कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गोला को त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आर त्रिज्या दुगुना कर देंगे तो 2 का यहाँ पर आर कितना है, क्यों है, तो कितना 2 का कितना हो गया 8, 8 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना अगर करेंगे तो 27 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है, चलिए, तो गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र नहीं होता, वक्र होता है संपूर्ण और वक्र आपस में बराबर होते हैं, तो इसका क्या कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पूछेगा कि गोला के त्रिज्या को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है, आर क्या स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 गुना,
तो आप बताइए कि 4 गुना अगर हो जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना इसका प्रतिशतफल हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कर देना है। नेक्स्ट हो जाएगा अर्धगोला से संबंधित। अर्धगोला को जैसे काट देंगे तो ये अर्धगोला बन जाता है, ये इसका त्रिज्या है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आधा इसका कर देना है, ये 4/3 है तो ये 2/3 होगा। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 4 पाई स्क्वायर तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा होता है। ठीक है, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, तो इतना अर्धगोला का और गोला के लिए सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको आने वाला है, वो आपका क्वेश्चन आएगा नियामक ज्यामिति से। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति से भी क्वेश्चन आते हैं। नियामक ज्यामिति में आप लोग सबने पढ़ा होगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, हम बता सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पर दूरी सूत्र पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद विभाजन सूत्र, कि अगर a और b दो बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु xy, ठीक है, x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु p x y m अनुपात n विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होगा, तो विभाजन सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी m अनुपात n विभाजित करेगा तो क्या होगा mx2 और nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यह हो गया आपका विभाजन सूत्र। अगर यह अंतर्विभाजन होता तो यहां प्लस ना होकर के यहां भी माइनस होता है, यहां भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस प्लस की जगह आपको माइनस दे देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई वृत्त, यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष का नामक x1 y1 हो, दूसरा b x2 y2 हो, तीसरा c x3 y3 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अगर कोई 3 बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, संरेखी होगा। ठीक है, तो एबीसी जब संरेखी होगा तो त्रिभुज नहीं होगा, जब त्रिभुज नहीं होगा तो संरेखी के लिए शर्त होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है किसी भी 3 बिंदु का तो आप क्या कहेंगे, संरेखी है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति, जो बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के लिए हम लोग कई वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, वहां पे हमने सारी के सारी सूत्र लिखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कुछ सवाल भी इंपोर्टेंट हमने बताया है, इंपोर्टेंट वही है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर त्रिभुज का लिए हम सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अनुपात के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र पढ़ा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है,
त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र हमने पढ़ा है, या अगर समकोण त्रिभुज है एबीसी, यह अगर न्यून कोण थीटा है, यह P होगा, यह B होगा, ये H होगा। ठीक है, लंब, आधार और कर्व। तो आपके लिए साइन थीटा के आपने क्या पढ़ा है, P बट्टा H, कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, B बट्टा H, और टेन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, P बट्टा B। अब सबको याद है, हम यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता रहे क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, तो आपको हम पूरे फार्मूला का एक बार रिवीजन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर B बट्टा H, कॉसेक थीटा बराबर H बट्टा P, सेक थीटा बराबर B बट्टा P, B बट्टा सॉरी हाँ ठीक है B बट्टा H, सॉरी H बट्टा B, हाँ कॉट थीटा बराबर B बट्टा P। ठीक है, हाँ इस तरीका से हमने पढ़ा है। और अभी जैसे हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने अनुपात के लिए इतना ही सूत्र पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोण के लिए। आपने पूरा कोण के लिए हमें एक स्पेशल वीडियो बना दी है, ट्रिक भी बता दिए हैं कि कैसे उसे याद करना है और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पूरा कोणों के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। पूरा कोणों के लिए हम बताए हैं कि अगर साइन रहे तो किसमें चेंज होता है, कॉस में, और कॉस रहता था साइन में। तो इस तरीका से तो आप लोग पढ़े होंगे पूरा को में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है, कौन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, था टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज पढ़ा है। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, उसमें आप लोग क्या पढ़े हुए हैं, साइन थीटा इंटू, ठीक है, इसके लिए हमें स्पेशल वीडियो ही बना दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार हम यहां पर लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमने लिखा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1। इसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद हमने पढ़ा है टेन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आज की क्लास में हम लोग पूरा की पूरा फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पीड है। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें कम समय में आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवानी है, तो हमें इतना करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए, और कॉट थीटा आपने क्या पढ़ा है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो बस त्रिकोणमिति में इतना ही सूत्र है। ठीक है, त्रिकोणमिति के लिए बहुत वीवीआई के लिए हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। लिंक आपको ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल त्रिकोणमिति के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर है सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी में आपने माध्य का सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, तो माध्य का सूत्र क्या पढ़े हैं, माध्य का फॉर्मूला पढ़े हुए सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, या माध्य का सूत्र आपने पढ़ा होगा सभी चरों का योग, सभी चरों का योग बट्टा चरों की संख्या। ठीक है, तो माध्य का सूत्र यहां से आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, माध्य का सूत्र में आपने फॉर्मूला यहां पर ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे पूछेगा 2 नंबर मिलेगा आपको,
माध्य निकालना रहेगा। माध्य के लिए भी स्पेशल वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, माध्यक अगर निकालना होगा तो माध्यक निकालने के लिए होता है सूत्र। ठीक है, माध्य निकालने के लिए कई फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है माध्य विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद माध्य का सूत्र, माध्य के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m बराबर a प्लस l a प्लस n बाई 2 माइनस f माइनस c गुने माइनस c बाई f गुने h, जहां a क्या है, l क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n क्या है, कुल बारंबारता है, यहां पर c क्या है, तो संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, f क्या है, बारंबारता है, और h इसका ऊंचाई है। ठीक है, और बहुलक का सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुलक के लिए स्पेशल भी वीडियो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो m नॉट बराबर होता है l प्लस क्या होता है f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुने h, ये बहुलक के लिए सूत्र है। ठीक है, बहुलक पे क्वेश्चन आते ही है। बहुलक हम कैसे निकालेंगे, तो जहां पर सबसे अधिक मान हो, जिस चर का सबसे अधिक बारंबारता हो, वही उस माध्यक वर्ग की बहुलक होती है, वही वह बहुलक होती है, चरों का बहुलक वही होता है। तो आप वहां से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे आपको क्या है 2 3 5 2 1 2 2 2 3, तो इसमें कहेगा कि सबसे अधिक बहुलक चर कौन है, इसकी आप बहुलक निकालिए। तो बहुलक कौन है, इसमें सबसे अधिक बार कौन है, तो हमको लग रहा है 2 है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो यानी कि बहुलक कितना हो गया, 4 नहीं, 4 बारंबारता है बहुलक वर्ग, बहुलक का, तो बहुलक कितना होगा 4। ऐसे भी जब वर्गीकृत आंकड़ा हो तो ऐसे सूत्र पर निकाल लेते हैं। अब सबसे लास्ट चैप्टर की बात हम कर रहे हैं, प्रायिकता का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग प्रायिकता से क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आप कह रहे थे कि बहुलक 2 होगा 4 नहीं होगा, और आप लिख दिए थे 4। चलो तो करते हैं। प्रायिकता से किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता को P लिखते हैं। P बराबर होता है NE बट्टा NS, NE बट्टा NS। NE क्या है, तो घटना की संख्या, NS क्या है, तो कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का एक प्रायिकता जो होती है, जो घटता है उसे हम लोग डायरेक्ट प्रायिकता कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे, और एक होता है पूरा घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो किसी घटना की प्रायिकता P और उसके पूरा घटना की प्रायिकता को PE डैश बराबर 1 होता है। ठीक है ना, तो ये सूत्र भी होता है। इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता, ठीक है 3/5 है। ठीक है, तो उसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो पूरा घटना की प्रायिकता को P डैश लिखते हैं, तो P डैश बराबर क्या होगा 1 माइनस P। ठीक है, तो 1 माइनस 3/5, तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 1 में से घटा देना है आपको, पूरा घटना की प्रायिकता निकालना है तो। ठीक है ना, चलो किसी भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है, संभव घटना के प्रायिकता जो होता है कितना होता है, ठीक है P बराबर 1 होता है। ठीक है, संभव घटना के लिए। ठीक है, असंभव के लिए कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 1 होती है। और किसी भी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, यानी प्रायिकता P जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता नहीं होंगे,
हाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे। जैसे 2/3, 4/3, पहला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 70%, ठीक है। और चौथा रहेगा 0.2। इसमें से कौन नहीं होगी? तो आप देख लीजिए, यहां पर 2/3 एक से कम है, ये होगा। 4/3 एक से ज्यादा है, ये नहीं होगा। 70% का मतलब 70/100, ये भी एक से कम हो रहा है तो ये भी होगा। 0.2 तो ये भी एक से कम है तो होगा, ठीक है। 0 से ज्यादा होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए, ये प्रायिकता हो गया। हमने पूरा के पूरा सूत्र लिख दिया है मात्र कुछ मिनटों के वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नंबर में इजाफा कीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।